एक बार की बात है कि शौर्यनगर नामक गांव में सावित्री अपने पति सुमित के साथ रहा करती थी। दोनों पति पत्नी एक साथ बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे और उनकी खुशियों को चार चांद लगाने उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला था। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और सावित्री दो बहुत सुंदर बेटियों को जन्म देती है। सावित्री अपनी दोनों सुंदर बेटियों को देखकर सुमित से कहती है, अजी देखिए ना, हमारी दोनों बेटियां कितनी ज्यादा सुंदर हैं। इन्हें किसी की नजर ना लगे। ये हमेशा एक साथ ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहें, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। हाँ सावित्री, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम अपनी दोनों बेटियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश थे और वह अपनी दोनों बेटियों का नामकरण कर देते हैं। एक का नाम शीतल और दूसरे का नाम आराध्या रखते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। दोनों बहनें एक साथ खेलती, एक साथ खाना खाती और एक साथ ही स्कूल जाया करती थी। दोनों बहनों को इस तरह एक साथ देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे। शीतल और आराध्या की उम्र 5 साल की हो जाती है। सावित्री और सुमित अपनी दोनों बेटियों का जन्मदिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाले थे। आराध्या अपने माता पिता से कहती है, मम्मी पापा, मेरी क्लास में एक लड़की है तारा। उसके जन्मदिन का केक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा बड़ा था। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे जन्मदिन का केक भी आप वहीं से लेकर आओ। मैं आपको एड्रेस दे दूंगी। आराध्या, तारा के पिता तो उसके जन्मदिन के लिए बहुत ही ज्यादा दूर से केक लेकर आए थे और हम दोनों के जन्मदिन पार्टी तो आज शाम को है। पापा इतनी जल्दी केक कैसे लेकर आ सकते हैं? अभी मम्मी पापा ने जो ऑर्डर कर दिया उसी को काटकर हम अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। नहीं, तारा और उसकी फ्रेंड मेरे जन्मदिन पार्टी में आ रही है और मैंने उनसे कह दिया कि मैं भी अपने जन्मदिन पर तारे के जन्मदिन जैसा ही केक मंगाऊंगी। इसलिए पापा आपको वही केक लेकर आना होगा, तभी मैं अपने जन्मदिन का केक काटूंगी, वरना नहीं। लाइए दिखाइए क्या एड्रेस है। अरे यहाँ तो मेरी फ्रेंड भी रहती है, मुझे उसे भी इनवाइट करना था, लेकिन मैडम को फोन नहीं लग रहा और अगर उसे पार्टी में नहीं बुलाया तो मुंह फुलाकर बैठ जाएगी। सुमित, हम दोनों वहाँ चलते हैं। आराध्या की पसंद का केक भी आ जाएगा और मैं अपनी फ्रेंड को पार्टी के लिए इनवाइट भी कर दूंगी और तुम दोनों अपनी पार्टी के लिए समय पर तैयार रहना। हम दोनों यूं गए और यूं आए, ठीक है बेटा? आराध्या बहुत ज्यादा खुश थी कि उसकी पसंद का केक आ रहा है। सावित्री और सुमित शहर जाने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ दोनों बहनें अपने जन्मदिन पार्टी के लिए तैयार हो रही थीं। घर पर सभी मेहमान आ जाते हैं। बहुत ज्यादा समय हो जाता है, लेकिन सावित्री और सुमित केक लेकर वापस नहीं आते। कुछ समय बाद कुछ पुलिस वाले 2 डेड बॉडी लेकर आते हैं और वह डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि सावित्री और सुमित की थी। यह देखकर दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंकल, मम्मी पापा बात क्यों नहीं कर रहे? यह तो हमारे जन्मदिन के लिए केक लेने गए थे, फिर वो इस तरह से खून में लथपथ क्यों आए हैं? इन्हें क्या हुआ है अंकल? बोलिए ना प्लीज अंकल, बोलिए ना, हमारे मम्मी पापा को क्या हुआ है? यह हम दोनों बहनों से बात क्यों नहीं कर रहे? देखो बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर दोनों बहनों के जैसे जान ही निकल गई हो, उनके ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट चुका हो। दोनों बहनें बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं और कुछ समय बाद अपने मम्मी पापा का दाह संस्कार कर देती हैं। समय के साथ दोनों बहनें यह हादसा भुला देती हैं और समय के साथ दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए शीतल ने अपनी बहन की जिम्मेदारी उठाई थी और वो बचपन से ही सिलाई करना सीख जाती है और सिलाई कर कर ही आराध्या को पढ़ाती है। शीतल अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है। वो माँ और पिता दोनों बनकर आराध्या का पालन पोषण कर रही थी। ऐसे ही एक दिन आराध्या शीतल से कहती है, शीतल, जल्दी से मुझे 10,000 रुपए दो। आज हम सभी दोस्तों ने मिलकर पार्टी करने का प्लान बनाया है। हम सब पार्टी करने जा रहे हैं। जल्दी करो ना यार, जल्दी से मुझे 10,000 रुपए दे दो। आराध्या, मेरी प्यारी बहन,
मम्मी पापा की मृत्यु के बाद से ही मैंने तुम्हें संभाला है, तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई है और छोटी उम्र से ही मैं सिलाई करती आ रही हूँ। आराध्या, तुम कोई काम तो नहीं करोगी, लेकिन कम से कम अपने खर्चे तो कम कर ही सकती हो। मैं सिलाई करके तुम्हारे इतने बड़े बड़े खर्चे नहीं उठा पाऊंगी। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तेरी ये बकबक सुनूं। मैंने तुझसे पैसे मांगे हैं तो चुपचाप मुझे पैसे दे, और यह जिम्मेदारी तूने खुद अपने से ली थी, मैंने नहीं कहा था। मेरी जिम्मेदारी उठा। तूने मेरी अगर जिम्मेदारी उठाई है तो इसे पूरी भी कर। मेरे जो खर्चे होंगे वो तुझे पूरे करने होंगे। अब तू मुझे 10,000 रुपए दे रही है या फिर नहीं? बेचारी शीतल ने बुरे वक्त के लिए जो 10,000 रुपए जोड़ कर रखे थे वो आराध्या को दे देती है। आराध्या अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है। उसे अपनी बहन के ऊपर जरा भी दया नहीं आती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन आराध्या अपना लंच बॉक्स ले जाना भूल जाती है। तभी शीतल देखकर कहती है, अरे आराध्या अपना लंच बॉक्स ले जाना भूल गई। रात को भी उसने खाना नहीं खाया था। अगर इसी तरह से खाना नहीं खाएगी, भूखी रहेगी तो वो बीमार पड़ जाएगी। मैंने मम्मी पापा को तो खो दिया है, लेकिन मैं अपनी बहन को नहीं खो सकती। मुझे उसके स्कूल जाकर उसे यह लंच बॉक्स देकर आना होगा, वरना बेचारी पूरे दिन भूखी रहेगी। ऐसा सोचकर शीतल आराध्या का लंच बॉक्स लेती है और उसे देने चली जाती है। शीतल स्कूल में जाकर देखती है तो आराध्या अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। तभी शीतल आराध्या से कहती है, आराध्या, मैं घर में तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा परेशान हो रही थी कि तुम भूखी रहोगी। तुम अपना लंच बॉक्स लेकर नहीं गई, लेकिन यहाँ तुम पढ़ाई वगैरह छोड़कर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हो। आराध्या, मैं कितनी ज्यादा मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रही हूँ ताकि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर सको, लेकिन यहाँ आकर मैं देख रही हूँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। अरे यार आराध्या, यह नौकरानी तुझे इतनी ज्यादा बातें क्यों सुना रही है? क्या तूने अपने नौकरानी को इतनी परमिशन दे रखी है कि तेरी कहीं पर भी इंसल्ट कर दे? यार, मैं तो अपनी नौकरानी को अपने सामने बोलने भी नहीं देती, पैर की जूती समझती हूँ, और तू अपनी नौकरानी की इतनी सारी बातें सुन रही है। वाह यार, क्या बात है। शीतल की बच्ची, तू यहाँ मेरे स्कूल में क्या कर रही है? यहाँ मेरा एक स्टेटस है, यहाँ मैंने किसी को नहीं बता रखा कि हम गरीब हो चुके हैं, और तू सिलाई कर कर मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाती है। यहाँ सब मेरी अमीर दोस्त तुझे नौकरानी समझ रही हैं, इसलिए मेरी नौकरानी बनकर मेरी हमें हाँ मिला। मैं नहीं चाहती तेरी वजह से मेरा सारा स्टेटस डाउन हो जाए। समझ में आ रही है? अरे दोस्तों, तुम नहीं जानते, यह मेरी नौकरानी मेरा बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह ख्याल रखती है। बस इसलिए इसकी थोड़ी सी बातें सुन लेती हूँ, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, मैं खाना खा लूंगी। और हाँ, घर की सफाई अच्छी तरह कर देना। मुझे मेरा बेडरूम बिल्कुल साफ चाहिए, ठीक है? बेचारी शीतल चुपचाप अपनी बहन की हाँ में हाँ मिलाकर घर आ जाती है, और घर आकर घर के सारे काम करके सिलाई करने बैठ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। इतना ज्यादा काम करते करते शीतल की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और अब वह सिलाई नहीं कर पाती। शीतल सिलाई नहीं कर पाती तो आराध्या के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। तभी एक दिन आराध्या शीतल से कहती है, शीतल की बच्ची, कब तक इस तरह बीमार पड़ी रहेगी? अगर तू बीमार रहेगी तो घर के खर्चे कैसे होंगे? 2 दिन में एक बार खाने के लिए मिल रहा है, और मेरे स्कूल की फीस भी तो जानी थी। 1 महीने से पार्लर भी नहीं गई। अगर पार्लर नहीं जाऊंगी तो स्किन खराब हो जाएगी। अब जल्दी से अपनी तबीयत ठीक कर और सिलाई करना शुरू कर, ताकि मेरे खर्चे तो पूरे हो जाएं। आराध्या, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हारी जुड़वा बहन हूँ। तुम्हारे सीने में क्या दिल नहीं है? मैं इतने दिन से इतनी ज्यादा बीमार हूँ, मेरे पास दवाई लाने के लिए भी पैसे नहीं है, और तुम पार्लर जाने की बातें कर रही हो। तुमने एक बार भी मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, और यहाँ तक कि तुम मुझे अपने स्कूल में अपनी नौकरानी बताती हो, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैं मम्मी और पापा बनकर तुम्हारी जिम्मेदारी उठा रही हूँ, और तुम एक बहन होने के नाते भी मेरा साथ नहीं दे रही। ऐसा क्यों मेरी प्यारी बहन, क्यों ऐसा? मेरा ज्यादा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। अब तक तेरी तबीयत की वजह से ही मैं कुछ नहीं कर रही थी। मुझे मेरे शौक पूरे करने हैं। मुझे मुंबई जाकर घूमना है, और वो मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। ये घर है ना, इसे बेच देती हूँ, तभी मेरा मुंबई जाने का सपना पूरा होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा।
आराध्या, अगर तुम घर बेच दोगी तो हम कहाँ रहेंगे? नहीं नहीं आराध्या, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। एकमात्र मम्मी पापा की निशानी हमारे घर ही तो हमारे पास है, और वो भी अगर तुम बेच दोगी। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी और तुम्हारे सपने भी पूरे करूंगी। मुझे ठीक तो होने दो। शीतल आराध्या से बहुत मना करती है, लेकिन आराध्या शीतल की एक नहीं सुनती और वो घर के पेपर ले जाकर सेठ को बेच देती है, और जो भी पैसे मिलते हैं उसमें से शीतल को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देती और अपने दोस्तों के साथ मुंबई घूमने चली जाती है। शीतल पहले ही इतनी ज्यादा बीमार और अब सर छुपाने के लिए उसके पास छत भी नहीं थी और खाना खाने के लिए उसके पास एक भी रुपया नहीं था। बेचारी शीतल ऐसे ही बीमार हालत में इधर से उधर भटकती रहती है और वह एक जगह बैठकर अपने मम्मी पापा को याद कर कर बहुत रोती है। मम्मी पापा, देखिए ना, आराध्या आपके जाने के बाद कितनी बदल गई। उसे मेरे ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। मुझे इस तरह बीमार हालत में छोड़कर, घर को बेचकर सभी पैसे लेकर मुंबई चलेगी। अब मैं यहाँ क्या करूँगी? मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के लिए एक रुपया भी नहीं है। मैं क्या करूँ मम्मी पापा? आज मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। इस तरह से शीतल बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी शीतल देखती है कि एक जख्मी चिड़िया ऊपर से नीचे गिरी है। यह देखकर शीतल तुरंत जड़ी बूटियों से उसके जख्म ठीक करती है। नदी के पास ले जाकर उसे पानी भी पिलाती है। कुछ ही समय में वह चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है, और जैसे ही वह चिड़िया ठीक होती है वैसे ही वो एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। शीतल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे ठीक किया है। एक जादूगरनी ने मुझे चिड़िया बनाकर अपने पिंजरे में कैद कर लिया था। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागकर आ रही थी कि तभी एक मांझे से मैं जख्मी हो गई। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं मर जाती। तुम्हारे प्यार, दुलार और तुम्हारी सेवा ने मुझे मेरे असली रूप में बदल दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यह लो मेरा जादुई लहंगा। इससे तुम जितने चाहो उतने लहंगे मांग सकती हो। तुम्हें सुंदर सुंदर लहंगे मिल जाएंगे और उन सुंदर सुंदर लहंगों को बेचकर तुम अपना पालन पोषण आसानी से कर सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानती कि आपने बुरे वक्त में मेरी कितनी मदद की है। वो परी अपना जादुई लहंगा देकर वहाँ से अदृश्य हो जाती है। शीतल जादुई लहंगे से बहुत सारे लहंगे लेती है और उन्हें बाजार में बेचने चली जाती है। सुंदर सुंदर ब्राइडल लहंगे ले लो, सुंदर सुंदर ब्राइडल लहंगे ले लो। बहुत ही ज्यादा सस्ते दाम में मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिलेंगे। मात्र 1000 रुपए का एक सुंदर सुंदर ब्राइडल लहंगे ले लो। जादुई लहंगे के लहंगे बहुत ही ज्यादा सुंदर थे और इतने सस्ते दाम में मिल रहे थे, इसलिए शीतल की शॉप पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लग जाती है और बहुत ही ज्यादा लहंगे बिक जाते हैं। कुछ ही समय में शीतल बहुत ज्यादा पैसे कमा लेती है और वो अपना इलाज कराती है, अपने लिए एक घर भी खरीदती है और अपने महल जैसे घर में रहने वाली जिंदगी जी रही थी और वह अपना एक शोरूम भी खोल लेती है। इसी तरह शीतल एक दिन बहुत अमीर हो जाती है और वो गरीब लोगों की भी बहुत ज्यादा मदद करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन शीतल को मुंबई से फोन आता है। हेलो मैम, आपके लहंगों का कलेक्शन बहुत सुंदर है। मैं आपको 100 लहंगों का ऑर्डर दे रही हूँ। क्या आप कल तक मेरे पास 100 लहंगे लेकर आ सकती हैं? जी बिल्कुल, आपको कल तक 100 लहंगे मिल जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद लहंगे लेकर आऊंगी। शीतल अगले दिन मुंबई जाने के लिए अपने जादुई लहंगे से सुंदर सुंदर लहंगे लेती है और मुंबई चली जाती है और वहां जाकर लहंगे दे देती है और वह कुछ दिन मुंबई में घूमती है और अपने घर वापस आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आराध्या मुंबई में भीख मांग रही थी। जैसे ही शीतल की लंबी गाड़ी रेड लाइट पर रुकती है तो आराध्या की नजर शीतल के ऊपर पड़ती है और वह शीतल को लंबी गाड़ी में देखकर चौंक जाती है। यह शीतल यहाँ मुंबई में इतनी लंबी गाड़ी में क्या कर रही है? मैं तो सोच रही थी कि अब तक मर चुकी होगी। इतनी बीमार हालत में छोड़कर आई थी और मैंने घर बार सब कुछ बेच दिया था। इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा था, फिर यह इतनी अमीर कैसे हो गई? अगर इसने मुझे यहाँ भीख मांगते हुए देख लिया तो मेरे ऊपर बहुत हंसेगी। भाग आराध्या, यहाँ से भाग। आराध्या, मेरी बात सुनो, तुम कहाँ भाग रही हो? आराध्या, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें देख लिया है। मेरी बात तो सुनो आराध्या।
शीतल आराध्या के पास जाती है और उससे कहती है, आराध्या तुम मुझसे छुपकर क्यों भाग रही हो? तुम मेरी जुड़वा बहन हो। मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि बुरे काम मत करो, मेरा साथ दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ और तुम्हें माफ कर कर अपने घर लेकर चलती हूँ। घर चलो आराध्या। मैंने तो घर बार सब कुछ बेच दिया था और तू इतनी ज्यादा बीमार भी थी, फिर अचानक इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर मेरे पीछे तेरी कौन सी लॉटरी निकली है? आराध्या, कहते हैं ना, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। मैंने एक परी की मदद की थी जिसकी वजह से मुझे एक जादुई लहंगा मिला। बस जादुई लहंगे की मदद से मेरे पास इतनी सारी धन दौलत आई। गांव में मेरा बहुत नाम है, मेरा एक बहुत बड़ा शोरूम भी है। बस उसी सिलसिले में यहाँ मुंबई आई थी, लेकिन पता नहीं था यहाँ पर आकर तुमसे मुलाकात हो जाएगी। आराध्या, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। अब तुम सब बुरे काम छोड़कर एक अच्छे रास्ते पर चलोगी, ठीक है? माय फुट, मैं तेरी बात सुनूंगी। मैं सिर्फ गांव जा रही हूँ इसलिए ताकि मैं जादुई लहंगा यहाँ मुंबई में लेकर आ सकूं और यहाँ जादुई लहंगे की मदद से एक शोरूम खोलूंगी और यहाँ मेरा बहुत नाम होगा। हाँ हाँ शीतल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम बहुत अच्छी हो, सब कुछ भूल कर मुझे माफ कर रही हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी भी बुरा काम नहीं करूँगी और हम दोनों बहन एक साथ रहेंगे। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। शीतल को आराध्या की बातें सच्ची लग रही थी और आराध्या मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। दोनों बहनें अपने गांव वापस आ जाती हैं। कुछ समय आराध्या शीतल के साथ बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ जादुई लहंगा लगता है वो अपनी बहन को नींद की दवाई देकर उसे सुला देती है और जादुई लहंगा लेकर मुंबई आ जाती है और जादुई लहंगे से कहती है, जादुई लहंगे, जल्दी से मुझे महंगे महंगे ब्रांडेड बहुत सारे लहंगे दे दे ताकि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा शोरूम खोलूं और मेरा यहाँ मुंबई में बहुत ज्यादा नाम हो। बेचारी शीतल मेरे ऊपर तरस खाकर मुझे घर लेकर गई थी, लेकिन बेचारी को कहाँ पता था कि उसकी अच्छाई का उसे क्या फल मिलेगा। बेचारी दोबारा से गरीब हो जाएगी क्योंकि जादुई लहंगा तो मेरे पास है। जादुई लहंगे, जल्दी से मुझे बहुत सारे लहंगे दे दे। आराध्या जादुई लहंगे आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जादुई लहंगे से लहंगे तो नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक आग निकल कर आती है। वो आग आराध्या को जलाकर राख कर देती है क्योंकि जादुई लहंगा मतलबी और लालची लोगों की मदद नहीं करता था, उसे कड़ी से कड़ी सजा देता था और इस तरह आराध्या को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और जादुई लहंगा दोबारा से शीतल के पास पहुंच जाता है, जिसकी मदद से शीतल एक खुशी जीवन व्यतीत करती है।